So today's topic will be last and final topic, and that is India's foreign policy. Okay. हो गया, ये लिख लिया, समझ आ गया, पक्का? ओके. So why do we need a foreign policy? First of all, why do we need a foreign policy? फॉरेन पॉलिसी जाहिर सी बात है कि हम एक नेशन की तरह उभरे हैं. इंडिया इमर्ज्ड एज अ नेशन. और नेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल, कि जो एक कॉन्शियसनेस के द्वारा बनाया गया हो, मतलब जिसमें एक कॉमन गोल को सामने रखा हो, उस गोल को लोगों को समझाया हो, और फिर लोगों ने तुम्हें उसका साथ दिया हो कि चलो भैया इंडिया बनाते हैं. इंडिया नेवर इमर्ज्ड एज अ ओनली अ स्टेट. इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, फलाना डमकाना, ऐसी चीज के लिए नहीं. इंडिया इमर्ज्ड एज अ नेशन स्टेट, अ स्टेट विद कॉन्शियसनेस. एंड व्हाट वाज द कॉन्शियसनेस? कि इंडिया विल बी अ फ्री, डेमोक्रेटिक, sovereign republic based on the three principles: justice, liberty, equality. And everybody said, yes, we will invent India, we will make India of our dreams. Okay, so then India emerged. But India emerged, very good, but India needs relations with others जिसमें वो अपने आइडियाज़ को और अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके दूसरों के सामने कि भाई मेरे ये गोल्स हैं, मेरी ये एस्पिरेशंस है और मैं ये चाहता हूँ. ठीक है, उसके लिए दूसरा ये पूछेगा कि भाई तू खुद क्या है, हु आर यू. जैसे हमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अपने बारे में बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. पूछते हैं अक्सर, तो आप क्या बोलते हो? माई नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़, आई बिलोंग टू दिस, फलाना डमकाना, मैंने ये किया अभी तक. सेम लॉजिक कि आई एम अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ. ठीक है, मैं अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉपुलेशन को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के बेस पे गवर्न करता हूँ. उसको समझ आ जाएगा कि वेरी गुड, तूने अपनी इंट्रोडक्शन दी. अब तुझे मुझसे क्या चाहिए, कितना पैकेज चाहिए भैया, बोलता है कंपनी वाला. सेम लॉजिक फॉरेन कंट्री या फॉरेन यूनियंस भी पूछेंगे कि इंडिया अब तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर इंडिया अपने गोल्स को, अपनी डिज़ायर्स को सामने रखता है. उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, हमें फॉरेन पॉलिसी इसलिए चाहिए कि जिसमें हम अपनी छवि को दूसरों के सामने रख सकें और उनसे अपनी डिमांड्स पे बात कर सकें और उनसे अपनी डिमांड्स को ले सकें कि हमें चाहिए क्या. अब अपने गोल्स को सेट करके उनको अचीव भी कर सकें. फॉर दैट थिंग वी नीड अ फॉरेन पॉलिसी. ओके, अब इस फॉरेन पॉलिसी के कुछ फेजेस रहे with the independence of India, and finally when India became a republic on January 26, 1950, when we adopted our constitution. ठीक है, और हमने जब प्रोक्लेम कर लिया कि हम अब आज से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरेन नेशन हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, एंड एट दैट टाइम रिसेंटली इंडिया इमर्ज्ड ऑफ अ फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, उस टाइम पे हमारी कंट्री में आइडियलिज्म भर भर के था. मतलब कि हम लोग कुछ आइडियल हो रखे थे, मतलब कि हाँ भाई किसी से लड़ना नहीं है, किसी की लड़ाई में नहीं जाना है, गांधी जी के 3 बंदर वाली फिलॉसफी, ना बुरा सुनो, ना देखो, ना कहो, ये वाली फिलॉसफी से हम काम कर रहे थे. एंड चाचा नेहरू आइडियलिस्ट था बहुत बड़ा, वो आइडियलिज्म में बिलीव करता था. उसको पता था कि हम एक बहुत वीक कंट्री की तरह इमर्ज हुए हैं, हमारी पॉपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा इलिटरेट है. ठीक है, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं है, अंग्रेज़ हमें जितना लूट सकते थे लूट के जा चुके हैं. सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स देने से कुछ नहीं होगा. ठीक है, हमें इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, हमें फूड के मामले में, फूड प्रोडक्शन के मामले में भी इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा. बट उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में इस चीज़ का रिफ्लेक्शन होना. मतलब कि हम किसी भी अग्रेसिव पावर के फेवर में नहीं है. हम बिलीव करते हैं कि इसमें
म्यूचुअलिज्म में। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा, इसने आते ही क्या बोला, नॉन अलाइन, कि सबको अधिकार है जीने का, हम किसी के साथ नहीं पंगा लेंगे। दूसरा, इसने चाइना के साथ हिंदी जीनी भाई भाई, तू भी एग्जिस्ट करता है, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसने चाइना की हेल्प की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट लेने में, क्योंकि वो परमानेंट सीट किसके हाथ में थी, ताइवान के हाथ में। मैंने आपको पहले बताया था, ताइवान में KMT गवर्नमेंट थी जो US के ने बनाई थी, वो चली गई थी ताइवान जब माओ के बंदे उनके पीछे पड़े हुए थे। तो वो एक्चुअल में सीट किसके हाथ में थी, ताइवान के। बट चाइना ये कहता था कि ताइवान भी हमारा ही पार्ट है, तो इसलिए नेहरू बोलता था कि यार ताइवान के पास मत रखो वो सीट आप किसको दे दो, चाइना को दे दो। इसी वजह से चाइना को वो सीट मिली, ठीक है। नेक्स्ट, उस टाइम पे नेहरू के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, दैट वाज कश्मीर चैलेंज। ही वॉज अ कश्मीरी पंडित फ्रॉम बीजबिहाड़ा, ठीक है। वो शुरू से चाहता था कि कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट बने, बट उसको नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, कि वो वहाँ से अटैक्स हो जाएंगे और वो लोग बारामूला इनफैक्ट श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे। तो महाराजा हरि सिंह ने जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसके बाद हमारी फोर्सेस ने वहाँ पे किया। बट द इशू क्या था, नेहरू की जो गलती मान लो कि उसका आइडियलिज्म मान लो कि देखो यही तो चीज़ है कि हम लोग सोचते हैं कि दैट वाज रॉन्ग। नो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ सही थी, गलत है बट उस टाइम के हिसाब से वो सही थी। उस टाइम पे हम अग्रेसिव नहीं हो सकते थे, ठीक है। नेहरू साहब ने वो मुद्दा कहाँ उठाया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, बट उसमें उसने इसको एज अ पाकिस्तान का एग्रेशन नहीं बताया। उसने बोला कि इट्स अ डिस्प्यूट, क्योंकि उसको पता था कि अभी लड़ना फालतू है, अभी मतलब ही नहीं बनता लड़ने का। आते आते हम लड़ने लग गए तो हमारा जो हम जिस बात की शुरू से लड़ाई कर रहे थे कि भाई हमें आज़ादी दो, हम जीना चाहते हैं, तो वो बोले तू जीना इसलिए चाहता था कि तू लड़े उसके साथ। आप समझ रहे हो कितना प्रेशर था, एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और दूसरी तरफ से लोग लड़ रहे हैं, अपनी एयरफोर्स को भेज रहे हैं फटाफट कि जाओ वहाँ बम फाड़ के आओ। समझ रहे हो कि कल तक ये दोनों साथ थे, आज हमारे वो रिलीजन अलग हो गया तो ये उनको मारने चले गए। बहुत सारा वो था, इसलिए उसने किसका सहारा लिया और वो गया, उसने बोला कि ये डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट के मसले हल हो जाते हैं बातचीत से, हम बातचीत से मसला हल कर लेंगे, इट्स नॉट एन अग्रेशन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उसने ये सोचा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है जो कि UN के लॉ को मेंटेन रखेगा। बट उस टाइम पे USA एंड UK ये दोनों ने किसको फेवर किया। उसके बाद नेहरू को धक्का लगा कि मैं जो सोच रहा था कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस अच्छे होते हैं, ये तो गलत है, ये तो गलत बात है। वो एक तो हमारा इस पर अग्रेशन करके उन्होंने सारा का सारा एरिया छीन लिया, वहाँ के रूलर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन भी कर दिया। तो भाई अगर ये कानून को नहीं मानते तो फिर किसको मानते हैं, फिर किसको मानते हैं लोग, क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने, किस लिए हैं ये इंस्टीट्यूशंस। नेहरू का फिर थोड़ा सा हर्ट हो गया नेहरू, समझ रहे हो। ये एक रीज़न था जिसको आज आप गलती बोल लो या उस टाइम के हिसाब से उसकी मजबूरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि जिसके बाद उसका वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसका थोड़ा सा ट्रस्ट इरोड होता चला गया, ठीक है। और आइडियलिज्म के चक्कर में ही जब तिब्बत से दलाई लामा एंड पार्टी भागे, उसने उनको पनाह तो दी, बट उसने कभी ये नहीं बोला कि चाइना ने उन पर अग्रेशन दिखाया है। उसने बोला कि चाइना ने जो किया है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको मेरे यहाँ पे पनाह चाहिए थी, मैंने दे दी इंसानियत के तौर पे, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि हमारा उस टाइम पे फेज़ यही चल रहा था 1950 से लेकर 1964 तक, सॉरी 62 तक हमारा यही फेज़ चल रहा था। कौन सा, आइडियलिज्म का। हम सिर्फ किस पे बिलीव कर रहे थे, आइडियलिज्म पे। लेकिन इस आइडियलिज्म ने हमें वीक
दुनिया के नज़र में हमें लोगों को ये लगा कि वीक हैं, ये इसलिए नहीं कुछ भी कर पाते क्योंकि इनके पास करने की हिम्मत ही नहीं है। इसलिए इस आइडियलिज्म का भुगतान क्या था? 1962 की इंडो चाइना वॉर। क्योंकि पंचशील सिद्धांत पे काम करने के बाद भी अगर चाइना हम पे एग्रेशन दिखा रहा है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ अवर आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। समझ आया? ठीक है, इसका भुगतान हमने किया 1962 की इंडो चाइना वॉर में, जिसमें नेहरू ने पार्लियामेंट में ये घोषित किया कि हम अपनी फोर्सेस को भेज रहे हैं कहाँ पे? चाइना के पास। और वो फोर्सेस अनप्रिपेयर्ड थी, हमें उस वॉरफेयर में लड़ने की आदत थी ही नहीं, बंदूकें भी नहीं थी हमारे पास, बहुत बुरा हाल था। देन next phase come from 1962 to 1970. 1962 to 1970, this phase was called as fractured years. Why? नेहरू साहब चल बसे, नेक्स्ट पीएम शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, 2 अक्टूबर, सेम बर्थ डेट एज गांधी। लाल बहादुर शास्त्री वेरी गुड बंदा। नेहरू ने अपनी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को हैवी इंडस्ट्रीज़ में तब्दील किया कि हमें सबसे पहले हैवी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद बाकी बातें। लेकिन हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ नहीं हासिल किया और मिलिट्री के बेस पे भी हमने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन इन भाई साहब ने आते ही उन दोनों चीज़ों को समझा और इन्होंने बोला कि हमें अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, दूसरा हमें रूरल इकोनॉमी पे फोकस करने की ज़रूरत है। वाई जय किसान। देखो, आज़ादी के बाद से ही हम अपनी फूड की जो सप्लाई थी, फूड की एड जिसको बोल सकते हो आप, मदद, वो कौन करता था हमें? यूएसए। ठीक है, यूएसए हमें मदद करता था अपना PL 480 प्रोग्राम के तहत। इस प्रोग्राम के तहत उनके शिप आते थे गेहूं अनाज वगैरह लेकर और हम खाते थे। ठीक है, इतना बुरा हाल था। इसने बोला कि हम भाई एंशिएंट एरा में हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, सोने की चिड़िया थे, और आज हम बाहर से अनाज लेके खा रहे हैं, क्या मजाक बना रखा है। इसने बोला कि भाई किसानों को जो है सब्सिडी दो और जो लैंड रिफॉर्म्स हमने करने हैं उस पर थोड़ा जल्दी काम करो भैया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, इसने उस मोमेंटम को क्रिएट किया था, किसके लिए? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इसने मोमेंटम को क्रिएट किया था विद द स्लोगन ऑफ जय किसान। बट इसका टाइम भी थोड़ा सा 1965 की वॉर विद पाकिस्तान, जिसको हमने जीता। ठीक है, जिसको हमने जीता, उसके बाद इनका टेनर भी थोड़ा था, ताशकंद में जाके इनकी डेथ हो जाती है। कॉन्स्पिरेसी है, कंट्रोवर्सी है, वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मूवी बनाने के लिए नहीं आए हो, यू आर हेयर टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। पास्ट के डीड्स पास्ट में छोड़ दो। इनकी डेथ के बाद नेक्स्ट कमान वेंट टू द हैंड्स ऑफ इंदिरा गांधी, द लेडी धोखा खाई हुई। और आपको पता है किसी औरत को धोखा दो तो वो क्या करती है फिर? डेंजरस। क्योंकि उसके पास दो चीज़ें हैं। मेल और फीमेल में डिफरेंस कहाँ आता है? मेल सोचता है कि मेरा सोल अलग है और मेरी बॉडी अलग है। फीमेल सोचती है कि बॉडी और सोल एक ही है भैया। इफ़ यू आर यूजिंग माई बॉडी देन यू आर यूजिंग माई सोल ऑल्सो। आई विल कनेक्ट टू यू।
मेरे बोलता अच्छा लगे रहो भैया, बॉडी अलग है सब लोग, प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ लेकिन वो तो बस ऐसे चाय पकौड़ा खाने गया था वहाँ। बट फीमेल ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि उसकी बॉडी और सोल की यूनियन है, दैट इज़ यूनियन। एक को हर्ट करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली हर्ट होगा। सेम इज़ द केस विद, आओ 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 वानी। मैरिड विद फिरोज गांधी। फिरोज गांधी वही टिपिकल मेल करेक्टर, प्यार तो मैं तुझसे ही करता हूँ, वहाँ तो मैं चाय पकौड़ा खाने गया था। उसने बोला मजाक बना रखा है क्या, चाय पकौड़ा तो मैं भी बनाती हूँ घर पे, आजा। नहीं तू अच्छा नहीं बनाती है। इसने वो रिवेंज लिया गद्दी पे बैठ के, इसने बोला कि मैं तेरे को बताऊंगी कि क्या क्या होता है। पावरफुल, वेरी पावरफुल लेडी, पावर अपने हाथ में कंसंट्रेट करके। तब इसको पता चला कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में गलती क्या है। इसने बोला कि हम हमेशा लोगों को अपीज करने में लगे हुए हैं, आइडियलिस्टिक बनने का कोई ज़रूरत नहीं है भैया। हमें अपनी क्या दिखानी पड़ेगी, पावर। हम इतनी आबादी वाला देश, इतना बड़ा देश, हम क्यों किसी के आगे झुके। इसने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तो अपनी कंट्री को सुधारो, सबसे पहले तो ये लो, मैं देती हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन, चलो सीड्स लो, मशीनें लो, पानी लो, करो काम करो। इतनी आबादी बढ़ा रखी है बदतमीजों, 13-13 बच्चे पैदा कर रखे हैं, किस लिए। शुरू हो जाओ, चलो खेतों में, गधे कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, वाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अरे भैया ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए किसानों को लोन देना था, उसके लिए बैंक को नेशनलाइज कर दिया इसने 1969 में। उससे पहले किसान कहाँ जाता था लोन लेने के लिए, गांव के जमींदार के पास, और वो क्या बोलता था, क्या है तेरे पास, जेवर है जी बीवी का, रख दे। और क्या तेरा, एक बेटा है, रख दे, बंधुआ मजदूर, कोई तनख्वाह नहीं दूंगा, बस मजदूरी करवाऊंगा, ले 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 जा जितना पैसा लेना है। उस चीज़ से लोगों को आज़ाद कर दिया कि तुम आओ, सरकार तुम्हें लोन देगी, कोई चक्कर नहीं है। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। हम एक टाइम पे यूएसए से क्या लेते थे, अनाज, अब हम आज लोगों को बांट रहे हैं। धोखा खाई हुई है, सबको काम पे लगा दिया समझ आ रहा है, कहानी समझ आ रही है। एंड देन ही सेड कि चलो ठीक है, अब देश जो है सेल्फ सफिशिएंट बनने की कगार पे है, अब हमें किसी से खतरा नहीं है, कल को कोई हमारा अनाज बंद कर भी देगा हमें फर्क नहीं पड़ता। अब क्या दिखानी है, पावर। सबसे पहले तो इसने 2 देशों को मजा चखाने की सोची, पहला, दूसरा, कैसे, बांग्लादेश, दूसरा चाइना के साथ क्या पंगा लिया इसने, सिक्किम को स्टेट बना दिया इसने, उनके हाथों से ले गई छीन के क्या, सिक्किम, विद द हेल्प ऑफ रामेश्वर नाथ काओ, द चीफ ऑफ RN काओ। आई टोल्ड यू द स्टोरी, बोथ द स्टोरीज ऑफ सिक्किम एंड द बांग्लादेश। मेरे को ऐसे मत देखोगी जैसे पता नहीं मैंने किडनी मांग ली हो तुम लोगों से। एंड देन पावर, हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो एक एजेंडा इसने बनाया कि मैं अपने दम पे लोगों से कुछ लूँगी, भीख नहीं मांगूंगी। और जब इसने पाकिस्तान के साथ ये किया, उस टाइम पाकिस्तान यूएसए का एलाय था, यूएसए बोला कि अब मैं तेरे को तेरी ज़रूरत के हिसाब से शिप भेजूंगा, शिप टू माउथ पॉलिसी चलाई यूएसए ने, ठीक है। हर दिन शिप आएगा, उतना ही आएगा जितना तेरे मुंह है, मतलब जितना तेरी आबादी है, एक्स्ट्रा नहीं भेजूंगा। इसने बोला मत भेज, मेरे यहाँ चल रही है ग्रीन रेवोल्यूशन, तू बाहर में जा, यू गेट लॉस्ट। इसलिए यूएसए को बड़ा पिंच हुआ कि यार ये धोखा खाई हुई लेडी, ये हमसे मतलब क्या मजाक बना जिसने, हम सुपर पावर। उसके बाद आपको पता ही है कंट्री में इमरजेंसी, केशवानंद भारती केस। तो आपको क्या लगता है ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ह्यूज। जैसे आज हमारी गवर्नमेंट बोलती है ना हर चीज़ को फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, NGO बैन कर दो, फलाना कर दो, ढमकाना कर दो, क्योंकि उनको खतरा है। दे आर ऑल्सो शोइंग
ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट दे आर एजर्टिंग देमसेल्व्स। इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई। जनता पार्टी गवर्नमेंट का देखो सेंटीमेंट यहाँ से क्रिएट हुआ था प्रो इंदिरा गांधी। अगर ये इतनी ही बुरी होती तो फिर से 2 साल के बीच में जनता पार्टी गवर्नमेंट गिरी, फिर से पावर में आ गई 1980 में। क्यों आई पावर में? वही गरीबी हटाओ, तभी तो हटी थी। और जो भी जनता पार्टी गवर्नमेंट के बंदे थे ना, वो सारे वही थे प्रो रिवाइवलिस्ट फोर्सेस, राइट विंग। आई कांट से बीजेपी और आरएसएस, बट राइट विंग। राइट विंग इज वेरी ब्रॉड टर्म। यस एग्जैक्टली, क्यों कहा जाता है बताता हूँ बाद में। वो राइट विंग थे, उनको यही था कि यार ये इतना कुछ कर गई, हमसे हुआ कुछ नहीं। घर पे बीवी परेशान है, बाहर जनता परेशान है, क्या चल रहा है, और ये अकेली इतना कुछ कर गई, इसको हटाओ। वो सब के सब इससे रिवेंज लेने के लिए आए थे पावर में। ये उनकी माँ थी, उन्होंने इसके खिलाफ केस किया, इस पे करप्शन चार्जेस लगाए, है ना। सीबीआई को भेजा, सॉरी इंटेलिजेंस को भेजा, आईबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि इंदिरा गांधी को हथकड़ी मत लगाना, अरेस्ट करने जा तो रहे हो, हथकड़ी बिल्कुल मत लगाना। एंड एट द लास्ट मोमेंट कॉल आया होम मिनिस्टर को कि आप अपनी रेड रोक दो, उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले। लेकिन तब तक वो उसकी चारदीवारी के अंदर घुस चुके थे ऑफिशियल्स। और इंदिरा गांधी टेंट्रम करने में तो बहुत माहिर थी। उसने बोला हथकड़ी लाओ, मैं ऐसे जाऊँगी नहीं, मैं क्रिमिनल हूँ, अरेस्ट करने आए तो हथकड़ी लेके आओ, मैं ऐसे जाऊँगी नहीं। मैंने सेड कि सॉरी मैम, हमें ऑर्डर नहीं है आपको। उसने मैं हथकड़ी के बिना जाऊँगी ही नहीं। इसने सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया कि अच्छा ये तो रिवेंज लेने के लिए आए हैं यहाँ पे पावर में। एंड देन अगेन इंदिरा गांधी केम टू पावर। फिर यूएसए को डर हो गया कि अब ये क्या करेगी, तो इससे पहले कि ये कुछ करे, खालिस्तान, ऑपरेशन ब्लू स्टार, एंड अल्टीमेटली एलिमिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, इसी के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो पावर फेज था, जिसमें इसने पावर दिखाई दुनिया को, वो खत्म हो गया। ओके, एंड द नेक्स्ट फेज कम, दिस फेज वाज सॉरी, ये शास्त्री वाला फेज के बाद ये फेज था द आइडिया ऑफ पावर फ्रॉम 1971 टू 1989। ये इंदिरा गांधी वाला जो फेज था 1971 से लेकर 1989, यस, द आइडिया ऑफ पावर। ओके, and the next phase is the years of reflection from 1990 to 1998. The year of reflection from 1990 to 1998. to 1998. Now see, with the fall of USSR, जो कि इंडिया का एक पार्टनर था, दोस्त था, इंडिया इटसेल्फ बिकेम वीक। ओके, हमारी कंट्री में BOP क्राइसिस, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो चुके थे, क्योंकि इराक में वॉर चल रही थी। यूएसए इराक को इन्वेड कर चुका था, जिसकी वजह से हमारा तेल की सप्लाई वहाँ पे ख़त्म होगी। हमें बाकी जगह पे डॉलर्स दे के पैसा तेल खरीदना पड़ा, इराक हमें ऐसे दे देता था, सब्जी खरीद के तेल दे देता था। बट वहीं पे हमारा क्या शुरू हो गया, BOP क्राइसिस। देन फाइनेंस मिनिस्टर, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर। उसने हमारा गोल्ड, कंट्री का जो गोल्ड होता है ट्रेजरी का, वो लेके गया IMF के पास और बोला कि ये रखो गारंटी के तौर पे और मुझे पैसा दे दो।
उन्होंने पैसा दिया, लेकिन IMF ने बोला कि ठीक है मैं तेरा गोल्ड बेच के तो पैसा कमाऊंगा नहीं, गलत बात हो जाती है। तो भाई तू एक काम कर, तो अपनी कंट्री की पॉलिसीज़ को चेंज कर। उसने मतलब उसने बोला LPG रिफॉर्म्स में, ठीक है मैं करूँगा। मनमोहन सिंह वॉज पढ़ा लिखा आदमी, इकोनॉमिक्स का PhD, बोला ठीक है करूँगा, नो इशू, कल भी करना है आज कर देते हैं। LPG महंगी हो रही है 50 रुपये। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एंड देन सडनली एयरटेल, BPL, वीडियोकॉन, याद है कुछ, बजाज स्कूटर्स, देन LG केम, देन सैमसंग केम, फिर सोनी, सारे आगे धीरे धीरे। केबल नेटवर्क आ गया 1990s में, केबल नेटवर्क, जी सिनेमा, सेट मैक्स। उससे पहले सिर्फ साइकिल का टायर। आ रहा है सिग्नल, आया, उत्तरा आया, पीछे पीछे कर, जहाँ पहले आया था खराब वाला वो नहीं चल। बट इशू क्या था? इशू ये था कि इंडिया के अंदर टर्मोइल चल रहा था, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। दूसरी चीज़, इकोनॉमिकली तो हम लोग अपने आप के बारे में सोच ही रहे थे, पॉलिटिकली भी हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं टिक रही थी। वाई? विद असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी सारी की सारी गवर्नमेंट्स जो हैं कुछ ही दिनों की मेहमान बन रही थी, कोई भी एक मत पे बात नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी होती थी, अब रीजनल पार्टीज भी बाहर आ चुकी थी, लाइक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल RJD, नेशनल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जनसंघ BJP, ये सब भी अपने अपनी एक सेक्शन को क्लेम कर रही थी कि हम इसको बिलोंग करते हैं, हम इसको बिलोंग करते हैं, हम इसको बिलोंग करते हैं। इससे पहले सबके सब किसको बिलोंग करते थे, लेकिन अब सब टूट चुका था, ठीक है। तो अब इनकी एक सेक्शंस, मतलब कॉलिशन टाइप के बन रहे थे, लेकिन वो कॉलिशन आज है कल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आप सबके सर्व कर नहीं सकते। एंड देन अल्टीमेटली इट अफेक्टेड अवर फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो। हमने जो ट्रेडिशनल अपने रिलेशंस बना रखे थे, USA को हम पूछते नहीं थे, USA के साथ हमारा कोई इतना खास लिंक था नहीं, हमारा सारा का सारा लिंक किसके था, लेकिन आज वो एग्जिस्ट नहीं करता था, वो खुद वीक हो चुका था। तो हमें इंट्रोस्पेक्शन, मतलब सोचने की ज़रूरत थी कि अब हम करें तो करें क्या। तो सबसे पहले हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी लॉन्च की, लुक ईस्ट पॉलिसी, चंद्रशेखर ने। इन्होंने बोला कि हमें अपने पूर्व की ओर, पूर्व नहीं क्या बोलते, पूर्व भी बोलते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर, हाँ पूर्व की ओर देखने की ज़रूरत है। पूर्व मतलब उस टाइम तक हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल था। इसने बोला कि हमें नॉर्थ ईस्ट को सिक्योर करने के लिए हमें अपने जो पूर्व के देश हैं उनके साथ अच्छे लिंक्स बनाने हैं, ठीक है। और वो लिंक्स कैसे थे? इकोनॉमिक, हमें उनके साथ ट्रेड बढ़ाना है, ठीक है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज के साथ हमें अपने लिंक्स बनाने हैं। दूसरी चीज़, मनमोहन सिंह जी ने ये बोला कि भाई अब हमें किस पे फोकस करना है, क्योंकि अब हम क्या हो चुके हैं, अब हम ट्रेडिशनल मिक्स्ड इकोनॉमी प्रो सोशलिज्म वाली फिलॉसफी नहीं चला सकते। तो हमें अब क्या चाहिए? अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन के प्लेयर्स भी आके यहाँ पे कम्पीट करेंगे, क्योंकि अब हमने लाइसेंस राज खत्म कर दिया है, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइज करने का मतलब क्या? कि हम दूसरे को भी सह लेंगे। तो दूसरे का मतलब यहाँ पे क्या है? फॉरेन के प्लेयर को भी हम सह लेंगे। सैमसंग, सोनी, LG, Hyundai, टोयोटा, रेनॉल्ट, किया, MG, उससे पहले सिर्फ हिंदुस्तान मोटर्स, एम्बेसडर कार, ट्रक, छोटा ट्रक, टाटा है ना, मारुति 800। उस टाइम पे कार का मतलब होता था मारुति, अब कार का मतलब होता गाड़ी। कौन सी ली है? उस टाइम ये नहीं होता था। अच्छा कार ली है तूने, क्या बात, ठीक है।
हमारी फॉरेन पॉलिसी को हमने इंट्रोस्पेक्ट किया, हमने यूएसए के साथ अपनी नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश की और लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई। हमने 2 फ्रंट पे काम किया। यूएसए ने जब हमें देखा कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एक तो इन्होंने अपनी पावर को भी दिखा दिया है, दूसरा अब ये रिफॉर्म्स भी लेकर आ रहे हैं, तो हमने अपनी पावर को फिर से दिखाया 1998 के पोखरन टेस्ट में। यूएसए ने सोचा कि पहले मैं इंडिया को सैंक्शन करता हूँ, बट यूएसए ने फिर सोचा कि नहीं, इंडिया आने वाली एक इमर्जिंग मार्केट बनने जा रहा है बहुत बड़ी, क्योंकि ये लोग अब सुधार करने में लगे हुए हैं, तो मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए वेरी नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान को ये चीज़ पसंद नहीं आई और पाकिस्तान ने कारगिल का टेंशन क्रिएट किया, तो यूएसए ने किसको सपोर्ट किया था? इंडिया को। इसीलिए कि अब इंडिया एक आने वाले टाइम में इमर्जिंग पावर बनने जा रहा है, तो मैं इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। पहले मैंने किया, उस टाइम पे इंडिया भी एडमेंट था, मैं भी एडमेंट था। अब ना इंडिया एडमेंट है ना मैं एडमेंट हूँ, तो हम क्यों भाई पंगा ले लें। एंड देन जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह की और बराक ओबामा की सबसे बड़ी लेगेसी क्या थी कि इन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील को साइन किया, क्योंकि इंडिया एक लौता नॉन एनपीटी मेंबर था जिसने इस तरह की डील पूरे वर्ल्ड में ली थी यूएसए से, मतलब एक तरह का कंसेशन लिया था। यूएसए अलो नहीं करता किसी को, बट इंडिया ने लिया कंसेशन। ओके, एंड देन नेक्स्ट फेज, that is the most recent phase. The recent phase of foreign policy is enlightened national interest and beyond. Enlightened national interest and beyond. सबसे पहले बात, when मिस्टर मोदी केम टू पावर, हाँ, अरे चचा मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ क्वेश्चन यार। एंड व्हेन मिस्टर मोदी केम टू पावर ही सेड कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, हम अब पिछले जो हुआ है, मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को तैयार करके दिया है, मैं उसको आगे मूव करूँगा विद मोर नेशनल इंटरेस्ट। And then he said to everybody, make in India. But Apple, Samsung said कि तुम्हारे पास skills नहीं है। Then he said skill India. चलो भैया शुरू हो जाओ, हथौड़ा पकड़ के स्किल इंडिया। देन सैमसंग, एप्पल, ये सब ने प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए, जॉब्स क्रिएट हुआ, बट ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के तौर पे काम नहीं किया। इससे पहले कभी भी हमारे कहीं भी किसी कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन रिलेशन एस्टेब्लिश होते थे ना, तो हम इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री ये सब पर्पस देखते थे। बट इन भाई साहब ने, क्योंकि ये गुजरात से बिलोंग करते थे और गुजरात का एक ही फंडा है, दैट इज इन्होंने ट्रेड पे ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने कहा कि भाई तुम हमसे भी सामान लेते हो, हम तुमसे भी सामान लेते हैं, उसका थोड़ा सा ना लिस्ट बढ़ा दो और इंडिया में बनाओ ना, आके सस्ता दे देंगे तुम्हें, क्या मसला है, इतनी ज़मीन है हमारे पास, इतना सब कुछ है। उन्होंने बोला कि तुम्हारी कंट्री में हम ज़मीन नहीं ले सकते। दैन इसने लैंड एक्ट को, लैंड एक्विजिशन एक्ट को रिफॉर्म किया कि तुम ज़मीन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तब इसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लॉन्च किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दी कंपनीज को कि तुम्हें एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कभी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस ले लो, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस ले लो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका फिलॉसफी था कि अब मेरे जो सामने जो मेरे पड़ोसी हैं, जो कल तक
मेरे दुश्मन थे, मैं उनके साथ ट्रेड के ज़रिए उनको अपने साथ बाइंड करूँगा। मतलब कि बांग्लादेश के साथ मुझे कोई ग्रज नहीं है, मैं उनके साथ व्यापार करूँगा, और व्यापार एक ऐसा मरहम है जो कि बहुत ज़ख्मों को भर देता है। ऐसा इसका सोचना था फॉरेन पॉलिसी में। हुआ कि नहीं हुआ वो तो मतलब आप लोग बताओगे। देन नेक्स्ट इज़, इन्होंने फिर से टीज़ पे काम किया। द फर्स्ट टी इज़ टूरिज्म, ट्रेडिशन, टैलेंट एंड ट्रेड। टूरिज्म, ट्रेडिशन, टैलेंट एंड ट्रेड। एंड देन ही सेड कि नो नॉन अलाइनमेंट एनी मोर, नो नॉन अलाइनमेंट एनी मोर। हम अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रख सकते। मैं सबके साथ अलाइन करूंगा, भले वो चाइना हो, भले वो जापान हो, भले वो रशिया हो, भले वो यूएसए हो, मैं सबके साथ अलाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस क्या है, जो मेरे से ट्रेड करने के लिए तैयार है मैं उसके साथ अलाइन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई किसी के साथ कोई इशू नहीं है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज willingness to enter into a dialogue and reconciliation with Pakistan. Dialogue and reconciliation with Pakistan. ठीक है। सो ये था हमारा फॉरेन पॉलिसी का फेजेस, बहुत सारे हैं कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक है। अब इसमें पंचशील तो आपको पता है। लुक ईस्ट पॉलिसी 1990s में लॉन्च की गई थी विद ओनली वन पर्सपेक्टिव इन हैंड एंड दैट वाज इकोनॉमिक। बट चचा जान ने आते ही 2014 में कौन सी पॉलिसी लॉन्च की? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि लुक ईस्ट पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करती है? साउथ ईस्ट एशिया की। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करती है? साउथ ईस्ट एशिया की, आसियान वाले जो नेशंस हैं। ये किसकी बात करती है? ये करती है साउथ ईस्ट एशिया प्लस ईस्ट एशिया, जो उससे आगे भी देश हैं, ये उनकी भी बात करती है। ठीक है। ये बात करती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की, और ये बात करती है इकोनॉमिक प्लस स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव की। तभी तो इंडिया आज वियतनाम की हेल्प कर रहा है वहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग में, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ठीक है। और वो वियतनाम के सपोर्ट करता है कि वहाँ पे जो है लॉ ऑफ फ्रीडम ऑफ सीज होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सबके साथ डेवलप करके बैठा है, आसियान के साथ, बिम्स्टेक के साथ, और मोस्टली नेशंस के साथ उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर रखी है इंडिया ने। ठीक है। तो हम उनके मैटर्स में बोल सकते हैं। ओके। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए, इसमें आसियान एंड अदर नेशंस, इसमें भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बात चल रही है, लाइक RCEP, जो अभी तक साइन नहीं हुआ है। ठीक है। मेन डिफरेंस इसका यही था कि इसमें एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। दैट्स इट। बाकी रीजनल ग्रुपिंग्स हैं वो आप लोग डेली न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो, लाइक बीम्स्टेक, सार्क, G4, ये 4 वो 4। तो उसमें कोई मतलब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आप डेली न्यूज़पेपर में भी रिवाइज करते ही हो। सो आई होप कि बुक के अकॉर्डिंग सारा कुछ आपका कवर हो चुका है। ठीक है। एंड IR में कुछ सारा जो भी आता है आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, और वो सारे के सारे आपके करंट बेस ही होंगे। बहुत रेयर होता है कि वो कुछ पूछेंगे भी तो करंट के हिसाब से ही पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि वो टोटली पुराना कि टेल अस द डिफरेंस बिटवीन लुक ईस्ट एंड ईस्ट एक्ट ईस्ट। आ सकता है बट चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है। तो आपको करंट के हिसाब से ही काम करना है, जो बेसिक्स हैं उनको फोकस करते हुए, अपनी बुक का सहारा लेते हुए। ठीक है। जैसे आज कोई आर्टिकल आ गया इंडिया और रशिया के ऊपर, तो आप पहले बुक उठाओ, उसमें देखो कि इंडिया और रशिया के रिलेशन हैं कैसे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मिलिट्री है,
एनर्जी रिसोर्सेज अब हम ले रहे हैं, तो अब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अब क्या लिखा है इस आर्टिकल में, अब ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं उसको ऐड ऑन कर लो, समझ गए, उसको ऐड ऑन कर लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, थैंक यू सो मच।